इस्तेमाल होता है। फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं किस चीज़ में, एविडेंस के अंदर। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने फाइनल ईयर तक आखिर में जाने के बाद नहीं समझ आएगा तो हम उसको डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा, अब जो एक फॉरेंसिक जो हमारे पास एक साइंटिस्ट है वो करता क्या है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जब कभी भी कहीं पर कोई क्राइम हो गया या कोई अगर सिविल मैटर के अंदर जो हमारे पास रिलेटेड इशू हो जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर साइंस की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट आ गया और उसके ऊपर टेम्परिंग का इशू है, या कोई अगर किसी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स जो हैं उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि जनाब ये जो सिग्नेचर है ये फॉर्ज है, फॉर्जरी अगर सिग्नेचर्स के अंदर हो गई तो वहाँ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हमारा आ जाएगा जो कि कंफर्म करेगा कि ये साइन जो है वो सही है या गलत, ठीक है। उसके लिए अभी पहले क्या होता था कि हमारे पास जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते थे वो मैनुअली काम करते थे। मैनुअली उनके पास कागज़ आया, उन्होंने रखा, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, कंपेयर किया, फिर उनकी जो है वो कुछ साइंटिफिक उसके अंदर जो है वो कुछ मेथड्स होते थे जिसको अप्लाई करके वो रिसर्च किया करते थे। अभी क्या है, अभी क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ जो एडवांस हो रही है टाइम के साथ। अभी जैसे पहले तो हम लोग अपने नोट्स ला के पढ़ाते थे, अभी जैसे हम लोगों ने ये मल्टीमीडिया लगा, तो अब क्या है कि अभी कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है। कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है कि वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर्स हैं और जो दूसरे सिग्नेचर है जो डिस्प्यूटेड है उसके लिए कंपेयर करने के लिए सैंपल्स लिए जाते हैं। बहुत सारे साइन ले लिए जाएंगे जिस बंदे के सिग्नेचर पर डिस्प्यूट है, फिर वो सारे के सारे सिग्नेचर्स तकरीबन एटलीस्ट कम से कम 50 सैंपल लिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे साइन हुए हैं और मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये मेरे साइन नहीं है, तो जिस डॉक्यूमेंट में मैं कह रही हूँ कि ये मेरे साइन नहीं है, एक तो वो डॉक्यूमेंट हो गया, उसके साथ मेरे 50 सिग्नेचर के कुछ जर्नी में, कुछ सबूत से, कुछ कैसे डिफरेंट उसके साथ सिचुएशंस में साइंस के जो है वो लिए जाएंगे सैंपल्स, वो उसके साथ लगा के फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जाएगा। तो ये सिविल मैटर्स के अंदर इस तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। अब क्रिमिनल मैटर्स के अंदर अगर हम आ जाएं तो क्रिमिनल मैटर्स में सबसे पहले बेसिक क्या चीज़ होती है, क्राइम सीन होता है। तो फॉरेंसिक्स का काम क्या है कि क्राइम सीन के ऊपर जो एविडेंस मौजूद है उस सारी एविडेंस के जरिए जो है वो क्या करते हैं कि केस को इस्टेब्लिश करते हैं और जो परपिट्रेटर है या फिर असेलेंट है या फिर कहें दूसरे लफ्जों में जो मुजरिम है उसको, या फिर हम क्रिमिनल भी कह सकते हैं लेकिन लीगल लैंग्वेज में उसके लिए लफ्ज होता है अक्यूज। अक्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पर जो एविडेंस है उसको जो है कलेक्ट किया जाता है और उसको साइंटिफिकली एग्जामिन करके और वहाँ से एविडेंस एक्सट्रैक्ट करके फिर कोर्ट ऑफ लॉ में लाई जाती है। सबसे पहले तो वहाँ से आसानी हो जाती है एक्चुअल जो वहाँ पर वाक़या हुआ है उसको समझने में, और जो वहाँ पर क्रिमिनल बंदा मौजूद था या जिसने कोई क्राइम कमिट किया है उसको आइडेंटिफाई करने में, उस तक पहुँचने में आसानी हो गई, उसको पकड़ने में आसानी हो गई, फिर उसके बाद जो एक्चुअल हालात है वहाँ के उनको बिल्ड करने में आसानी हो गई। ये तो इन्वेस्टिगेशन की हद तक हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला चला जाता है कि हमारे पास कोर्ट में, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसीजर है वो कौन सा अडॉप्ट होता है, तो होता है कि हमारे पास पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर चालान फार्म होगा, चालान सबमिट हो गया कोर्ट में। अब चालान सबमिट होने के बाद में कोर्ट में फिर उसका ट्रायल चलता है, और जब हम ट्रायल के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे हमारे वकील बरादरान भी होते हैं, हम लोग सब वहाँ पर होते हैं, तो जो भी एविडेंस जरा सी भी कमज़ोर होती है, वीक होती है, वो आराम से उसको वहाँ पर जो है वो सप्रेस किया जा सकता है, आराम से उसको डिनाई किया जा सकता है, आराम से उसको ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन जो भी ऐसी एविडेंस होगी जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, जो न्यूट्रल जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल हमारे पास अगर कोई ओपिनियन आया हुआ है, क्योंकि जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट है वो मोस्ट न्यूट्रल बंदा समझा जाता है, क्योंकि उसका ताल्लुक ना पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है, ना तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ना ही वो जो है वो फरियादी है, ना ही वो जवाबदार है, तो उसका जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है कोर्ट के अंदर। दूसरा मरहला आ गया कोर्ट के अंदर हमें प्रूव करने का, तो वहाँ पर हमें ये जो फॉरेंसिक साइंस है हमें रियल कल्प्रिट को जो है उसको सजा दिलवाने में काम आती है, और दूसरा एक और फायदा होता है कि कोई बेगुनाह नहीं फंसता उसमें। जैसे अभी हमारे पास रिसेंटली जो हमारे पास क्राइम लैब है, क्राइम लैब के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद है वो कौन कौन से, देखिए हमारे पास फॉरेंसिक केमिस्ट्री है,
फॉरेंसिक केमिस्ट्री का स्कोप मैं आपको बता दूं क्या है। फॉरेंसिक केमिस्ट्री का स्कोप ये है कि जो नार्कोटिक्स के केसेस आ गए, या जो मिसाल के तौर पर अगर किसी को जहर दे के मारा गया है, पॉइजन के केस से रिलेटेड केसेस आ गए, या फिर किसी किस्म का कोई किसी जगह पर जो बर्निंग का केस है या कोई इस तरह का मामला आ गया जहाँ पर ये केमिकल टेस्टिंग की जरूरत है, वहाँ से हमें पता लगाना है कि रियल और फैक्चुअल पोजीशन क्या है, तो उस वहाँ पर हमें फॉरेंसिक केमिस्ट्री हेल्प आउट करेगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो इस वक्त रिसेंटली जो डीएनए का जो है अभी एक इसको न्यूली जो है वो एक पैदा हुआ है, क्योंकि अभी जो है हमारे पास जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस बहुत हो रहे हैं उसके अंदर जो है वो डीएनए वगैरह की टेस्टिंग की जाती है। ये सेरोलॉजिस्ट जो है वो बंदा जो डीएनए टेस्टिंग करता है वो सेरोलॉजिस्ट कहलाता है। अच्छा, डीएनए लैब्स जो है वो उसके साथ डील करती हैं और डीएनए सिर्फ हमें जो है वो अब्यूज के केसेस में हेल्प आउट नहीं करता, डीएनए बहुत सारे केसेस के अंदर से हेल्प आउट करता है। जहाँ पर अगर कोई किसी की पेरेंटेज का इशू आ गया, मिसाल के तौर पर अगर कोई जो है वो बंदा डिनाई कर देता है कि जनाब ये अपने ही बच्चे को जो है वो ओन नहीं करता, कहते नहीं जी ये मेरी औलाद नहीं है। जब बच्चा देने का मामला आ जाता है अक्सर क्या होता है कि जहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन हो जाती है पेरेंट्स में, फिर अगर वाइफ आ जाती है कि बच्चों का बच्चा दिया जाए, वहाँ पर अक्सर फादर की तरफ से डिनायल आता है, अक्सर फादर कहते नहीं है मेरी औलाद नहीं। वहाँ पर डीएनए क्या करता है, उस बच्चे के फ्यूचर को जो है सिक्योर करता है, उस बच्चे के ऊपर स्टिग्मा लगाने से उसको बचाता है। क्योंकि देखिए ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, खाली बात बच्चे की नहीं होती, उसने तो कह दिया अपना बच्चा बचाने के लिए, लेकिन आगे पूरा फ्यूचर किसका है, बच्चे का है। तो बच्चा जो होगा वो तो सारे माइनर जो होगा वो बिल्कुल इस मामले के अंदर जो है समझ लिया सबसे ज्यादा विक्टिमाइज होता है। पेरेंट्स के दरमियान अगर कोई फटा हो गया तो तकलीफ किसको आएगी, बच्चे को आएगी। एक सिंपल डिनायल जो है वो उसकी जिंदगी आगे रुइन कर देता है और उसकी लाइफ को रुइन होने से बचाने के लिए ये डीएनए वहाँ पर हेल्प आउट करता है। जब बच्चे का डीएनए कराया जाता है पता चल जाता है कि एक्चुअल पेरेंटेज का, वहाँ पर उसके लिए जो है ना ये एक सपोर्ट हो जाती है। उसके अलावा इनहेरिटेंस के केसेस में ऐसा होता है कि मोर देन वन मैरिजेस होती है लोगों की, और जब प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर कोर्ट में आता है, जब अगर एक से ज़्यादा वाइफ होने का नतीजा ये निकलता है कि डिनायल आता है, जनाब फर्स्ट वाइफ बोलेगी ये बच्चे नहीं है, वो बच्चे नहीं है, ये उसकी वाइफ नहीं है, इस तरह के डिनायल्स आते हैं और नतीजा जो औलाद होती है जो कि जायज़ वारिस होती है उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा होता वहाँ पर फिर ये दोबारा से डीएनए आ जाता है, वो जो है कंफर्म करता है कि जी हाँ ये भी उसकी औलाद है, बच्चा ये जो आ रहा है ये क्लेम कर रहा है, ये भी जिसकी भी जायज़ क्लेम है, वहाँ पर भी उस चाइल्ड के उसकी वाइफ के राइट को दोनों को सिक्योर करता है डीएनए। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसका और हमारे पास क्राइम लैब में क्या चीज़ है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। अच्छा, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का काम जो है वो बहुत ज़्यादा, ये एक सबसे पुरानी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा सदियों पुरानी टेक्निक समझ लें। 1800 के अंदर और 1700 के अंदर से ये स्टार्ट, इसका अगर हम देखें तो इसकी हिस्ट्री हमें मिलती है। सबसे पहले जो है इसका इस्तेमाल हुआ था चाइना के अंदर, जहाँ पर वो उनके पास जो एक जेल थी, वो जेल के अंदर क्या करते थे कि वहाँ पर जो भी उनके पास कैदी आते थे उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके पूरे मतलब 5 उंगलियाँ, पूरे फिंगर्स 5 और उसके पाम का प्रिंट लेके अपने पास रखते थे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँगी, फिंगरप्रिंट की एक खास बात क्या है। अच्छा, डीएनए के अंदर तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होने होंगे, यानी कि अगर सिर्फ एक ही जायगोट से 2 बेबीज होते हैं तो वहाँ पर डीएनए सेम होता है, लेकिन दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिंगरप्रिंट सबके सेम। फिंगरप्रिंट्स आज तक कभी किसी के साथ मैच नहीं हुए। इवन आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो फिंगरप्रिंट जो है वो हमारे पास फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का काम भी क्राइम लैब के अंदर होता है, क्योंकि जब कभी कहीं पर कोई क्राइम कमिट होता है वहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिल सकते हैं। क्योंकि देखें ना, डिफरेंट क्राइम सीन्स के ऊपर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस मिल सकती है, फाइंड आउट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हमें डीएनए का सैंपल मिले, ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट्स मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ पर जो है वो केमिकल जो है वहाँ पर कोई ऐसे आइडेंटिफिकेशन हो जाए, कोई केमिकल वहाँ से हमें मिल जाए, ज़रूरी नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है क्राइम सीन के ऊपर। तो वहाँ से हमें डिफरेंट टाइप की जो है एविडेंस फाइंड आउट हो सकती है। अगर तो हम जो है सिंपल मर्डर केस की बात ले लें तो मर्डर केस के अंदर कभी कभी क्या होता है कि ना सिर्फ विक्टिम का ब्लड बल्कि वहाँ से फीमेल असाइलेंट के ब्लड का भी
फिर जब उन ब्लड के सैंपल्स को भेजा जाता है लैब में, तो वहाँ पर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि जनाब ये और ये ब्लड दोनों सैंपल्स अलग है, ये ब्लड अलग है, ये ब्लड अलग है। उससे क्या होता है कि मे बी जो दूसरा ब्लड का सैंपल हो वो अक्यूज का हो, क्योंकि क्या है कि जब कभी भी कोई मर्डर कमिट हो रहा है या कोई क्राइम हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है स्ट्रगल भी हो सकती है। अगर कोई स्ट्रगल का केस हो जाता है, यानी एक से ज़्यादा लोगों के दरमियान फाइट होती है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जख्म खाली विक्टिम को ही लगे, जख्म तो उसको भी लग सकते हैं जो साइलेंट है, तो उसके भी ब्लड ड्रॉप्स हो सकते हैं। और ब्लड स्पैटर होता है, ब्लड स्पैटर कहते हैं जो कभी भी ब्लड का एक पैटर्न बनता है। जब देखिए, जब आपके हाथ से ब्लड, आपको कोई सिंपल कट लगता है तो ब्लड के आपके ड्रॉप्स जो है वो डिफरेंट पैटर्न में गिरते हैं नीचे, तो ये एक डिफरेंट पैटर्न बनाता है ब्लड में। तो उसके अलावा उसका ब्लड स्पैटरिटी होती है। ब्लड स्पैटरिटी का मतलब है कि खून जो है उसने क्या पैटर्न बनाया है, उससे ये पता लगता है कि वहाँ पर जो क्राइम हुआ था तो वहाँ पर एक्चुअली जो है वो किस पैटर्न के साथ क्राइम कमिट किया गया। उसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है बैलिस्टिक्स। तो हमारे पास जो बैलिस्टिक है उसका क्या काम है? बैलिस्टिक का काम ये है कि जो भी वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो भी गन वहाँ इस्तेमाल की गई है वहाँ से, क्योंकि अक्सर क्या होता है अभी आजकल जो ज़्यादातर केसेज है वहाँ पर क्या होता है कि एम्प्टीज फाइंड आउट होती है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं फॉल, गोली का जो फॉल मिलता है वहाँ से। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सारी जितनी भी पिस्टल 9mm है या जो भी उनका बोर हो, तो वो जो बोर है एक ही बोर की सारी पिस्टल्स का पैटर्न सेम हो, ऐसा नहीं है। फिर उसमें जो आइडेंटिफाई क्राइम वेपन होता है उसके अंदर बैलिस्टिक का बहुत काम है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट का काम ये है कि ये आइडेंटिफाई करे कि ये वेपन वो है सेम जिसकी एम्प्टीज वहाँ पर क्राइम सीन से फाइंड आउट हुई थी, या ये वो वेपन नहीं है। अगर वो वेपन वहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाता है, किसी बंदे से रिकवर होता है, तो उससे भी क्या होता है कि एक तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक फ्लो आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है हमें हेल्प आउट होता है। और दूसरा उसके अंदर क्या होता है कि जब वो एक एविडेंस हमें मिल गई उसके बाद अगर किसी का कन्फेशन आ जाता है, यानी अगर पुलिस उठा के ले आती है बंदे को, भाई ये तो वेपन आपका है और ये क्राइम वेपन है, यहाँ पर हमारे पास इसकी जो है रिपोर्ट मैच हो गई है, फिर वो बंदा अगर कुछ फैक्ट्स बताता है, अगर वो किसी शब्द का है उसका वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझसे वालों फिर ये क्राइम को सॉल्व करने में भी हमारा जो है ये सबसे बड़ा इसका रोल हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है फॉरेंसिक की, जिसे हम फॉरेंसिक इंजीनियरिंग है। फॉरेंसिक इंजीनियरिंग का काम क्या होता है कि आप देखिए पुल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पुल बने, रोड रास्ते बनते हैं, तो पुल बनाएगा तो 50 साल के लिए, वो गिर गया 5 साल के नीचे, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि वहाँ से सारा जो उसका मटेरियल है उसकी सैम्पलिंग की जाती है, और उसके अंदर फॉरेंसिक इंजीनियरिंग का काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि या तो नक्शे के अंदर कोई जोड़ था, या अगर नक्शा सही था तो फिर मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो कहाँ पर गड़बड़ थी ये सारी कौन आइडेंटिफाई करेगा। हमारे पास जो फॉरेंसिक इंजीनियरिंग है उनका ये काम। और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल, जो सबसे ज़्यादा फॉरेंसिक की टाइप है जो इन प्रैक्टिस है, वो है फॉरेंसिक मेडिकल, या हम जिसे मेडिको लीगल कहते हैं। मेडिको लीगल एक्सपर्ट का काम क्या है? मेडिको लीगल एक्सपर्ट का काम ये है कि वो टाइप ऑफ इंजरी आइडेंटिफाई करें, वो काज ऑफ डेथ बताए अगर मर्डर केस है, अगर इंजरी का केस है तो पैटर्न एंड टाइप ऑफ इंजरी बताएगा, और उसका जो है वो बताएगा कि वो कितनी गहरी है जो चोट लगी है, और उसके लिए जो क्राइम वेपन है वो वेपन कौन सा इस्तेमाल किया जाए। तो मेडिको लीगल एक्सपर्ट का काम जो है वो ऑटोप्सी से लेकर के और उसके अलावा ओपिनियन फाइंड आउट करने तक होता है। और अगर कोई पॉइजन का केस आ जाए तो उसमें ऑटोप्सी के बाद उसकी सैंपलिंग उन्होंने करनी होती है, बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको लेकर भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, जो कि लैब के अंदर टेस्टिंग की जाती है, फिर वहाँ से पता लगता है कौन सा जहर इस्तेमाल हुआ है, कौन सा पैटर्न है। और उसके अलावा ये कि अगर कोई बॉडीज जो है अनआइडेंटिफाइड फाइंड आउट होती है, कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कहीं से कोई लाश मिलती है और उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई होती कौन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक और टाइप ऑफ फॉरेंसिक है वो है फॉरेंसिक फोटोग्राफी। जब फॉरेंसिक फोटोग्राफी का काम क्राइम सीन पर भी होता है साथ के साथ, उसके अलावा अगर कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिलती है उनकी स्टेप्स वगैरह लेकर रखी जाती हैं,
वो उसके अलावा जो कहीं पर अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है वहाँ से उस जगह की बहुत माइन्यूटली पिक्चर्स ली जाती हैं। अगर कोई एविडेंस इवन क्या होता है कि कलेक्ट होने से रह भी जाती है, तो वो जो पिक्चर्स हैं वो बहुत हेल्प आउट करती है। जब उनको बाद में स्कूल से बैठकर देखा जा रहा होता है, उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है सामने जो आगे हेल्प आउट करती है। उसके बाद हमारे पास अभी इस वक्त एक और सबसे ज़्यादा इमर्जिंग साइंस है, वो है डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स का स्कोप कहाँ है? डिजिटल फॉरेंसिक्स का स्कोप जो है आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर आपके लैपटॉप से लेकर आपके डेस्कटॉप तक। और इस वक्त आप देखें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इंटरनेट का है। जो इंटरनेट के जरिए साइबर क्राइम्स कमिट होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। आप देखें कहीं से भी बैठकर कोई बंदा किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है। मिसाल के तौर पर विक्टिम का ताल्लुक सुबह सिंध से है तो लूटने वाला अमेरिका का भी हो सकता है। ये नहीं है जरूरी कि वो यहाँ पाकिस्तान का हो। तो इंटरनेट क्या हो रहा है कि ग्लोबली कनेक्ट कर रहा है लोगों को आपस में। अब अगर कोई साइबर क्राइम कमिट हो जाता है तो साइबर क्राइम को आइडेंटिफाई करने और उसके अलावा उसके जो है वो अक्यूज तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो हेल्प आउट चीज़ करती है वो क्या है? वो डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स का ताल्लुक जो है और केसेस के साथ भी है। अभी आप जैसे नायला रिंग वाले मैटर के अंदर आप देखें, ये बहुत हाईलाइटेड केस था। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्ची का जो है वो कहा यह गया था कि उसको उसने खुशी कर ली, उसका जो है वो एक सुसाइडल केस था। फिर बाद में जब उसके मोबाइल फ़ोन का डेटा रिकवर किया गया तो पता चला वो कुछ लोगों के साथ राब्ते में थी, और उन टेलीफोन नंबर्स को जब आइडेंटिफाई किया गया मोबाइल नंबर्स को, तो ये बात पता लगी कि उस वक्त उनमें से कुछ लोग वहाँ यूनिवर्सिटी के अहाते में और उस हॉस्टल के अहाते में जिस दिन मौजूद थे, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आइडेंटिफाई हुई। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम्स के साथ नहीं है, बल्कि उसके अलावा जो इवन अगवा के केस होते हैं उनमें भी अगर कोई जो है विक्टिम उसका पता नहीं चल रहा तो हम जिसे जो है वो कहा जाता है ना जियो फेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब जियो फेंसिंग क्या है? जियो फेंसिंग ये है कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और आप जो सिम कार्ड यूज़ करें अगर वो एक्टिव है तभी आपको पता चल जाता है। अभी पहले जो है वो टेक्नोलॉजी थोड़ी वीक थी, तो अगर मोबाइल फ़ोन ऑन होता था तो आपकी जो है वो लोकेशन पता चलती थी। अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाता था तो क्या होता था कि आपको ढूंढना मुश्किल है जब तक मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है। अभी अगर मोबाइल फ़ोन ऑफ भी होता है इवन तो भी उसको जो है वो ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ये हम जिस तरह से अगर कोई शख्स किसी मोबाइल नंबर से किसी से बात कर रहा है, वो एक्टिव है उसकी सिम और मुसलसल जो है वो उसकी सिम एक्टिव है, तो क्या होगा उसके ज़रिए उसको जियो फेंसिंग के ज़रिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है। वो अगवा के केसों में क्या होता है कि जहाँ पर जो है वो एब्डक्शन के केसेस होते हैं, लोगों को अगवा करके ले जाया जाता है, वहाँ से वो लोग क्लेम कर रहे थे कि आप इतने पैसे दोगे बंदा ले जाओ। इस तरह के केसेस में किस तरह होता है कि जब जियो फेंसिंग की जाती है तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है कि वो लोग उस वक्त कहाँ मौजूद है। इस तरीके से भी वहाँ पर जो है वो पहुँचा जा सकता है। ये हमारे डिजिटल फॉरेंसिक्स जो है उसके अंदर सारी हेल्प आउट करती है। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आपके जो CCTV कैमरास है वो भी आते हैं, और उसके अलावा आपकी ऑनलाइन जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कवर करता है ये। उसके अलावा अगर आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको भी कवर करता है। आप देखिए कि आपका जो डेटा है वो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग की शक्ल में हो सकता है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में हो सकता है। उसके अलावा आपकी जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं टाइप हुए हुए उसकी शक्ल में हो सकता है, ईमेल की शक्ल में हो सकता है, मैसेजिंग की शक्ल में हो सकता है, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं उसकी शक्ल में हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आपकी जो URL है वो और या जहाँ से आप जो है बात कर रहे हैं, जिस जगह आप फिजिकली मौजूद हैं, आप उससे भी डिजिटल फॉरेंसिक्स के जरिए आपकी वो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है कि आपने ये जो ईमेल की है इस वक्त कहाँ बैठ कर की है। क्योंकि आप जब अपने सर्वर से कनेक्ट होंगे तो वो जो आपका सर्वर है वो आपको जिस लोकेशन से कनेक्ट करेगा वो आपकी URL के जरिए उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जब कभी भी आप कोई ईमेल करते हैं तो आप देख रहे हो कि काफ़ी लंबा साइट लिखा होता है ABCD के अंदर और बड़ा लॉन्ग साइट URL आ रहा होता है, तो वो इंडिकेट करता है आपकी फिजिकल प्रेजेंस को कि आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं। और जो आपके पास आप देखें एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है रियल टाइम रिकॉर्डिंग। रियल टाइम रिकॉर्डिंग का क्या मतलब? रियल टाइम रिकॉर्डिंग का मतलब है कि
कि ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन लगा दी जाए किसी के फ़ोन नंबर पे, और वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो मैसेज कर रहा है, जो कॉल कर रहा है, जो भी चीज़ कर रहा है, उसको वहाँ से रिकॉर्ड करके और एविडेंस को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो डिजिटल फॉरेंसिक से हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा ये सब समझने के हाईलाइटेड एक एरिया ऑफ फॉरेंसिक्स। अच्छा, ये तो हम जा रहे थे स्लो उसकी तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ ना। अब मैं आपको इसमें देखो कोई चीज़ अगर रह गई है तो मैं आपको बता दूँ। वैसे मैंने जो है कुछ एक दो प्रेजेंटेशंस दी हैं आपके, क्या नाम है, अनिल नाम है ना, हाँ अनिल भुवनी आपके साथ जो शेयर करेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनालाइज करना फिजिकल एविडेंस को, उसकी एडमिसिबिलिटी की, एडमिसिबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में या नहीं, मस्ट बी डिटरमिन, और क्वालिटी एश्योरेंस, अकाउंटेबिलिटी, मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी। ये बात आपको समझा। चेन ऑफ कस्टडी क्या है? चेन ऑफ कस्टडी या चेन ऑफ एविडेंस दो अलग लफ्ज हैं। चेन ऑफ कस्टडी ये है कि मिसाल के तौर पर ये क्राइम सीन है और यहाँ से हमने कोई चीज़ रिकवर की, हमने यहाँ से कोई भी मटेरियल एक्स्ट्रा जेड हमने ब्लड स्टेट अर्थ रिकवर किए, या हमने कोई जो है चीज़ रिकवर की है, उसको हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो क्राइम किट होती है उसके अंदर हमारे पास सील करने का पूरा सिस्टम होता है, जिसमें लेबलिंग से लेकर और सील करने के लिए उसमें पाउचेस वगैरह सब है। अब वहाँ पर उसको सील कर दिया गया, फिर उसको भेजना गया लैब में टेस्टिंग के लिए। अब टेस्टिंग के लिए लैब में भेजना और फिर वहाँ से रिपोर्ट आई कोर्ट ऑफ लॉ में या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ, तो ये पूरा का पूरा जो ये एक साइकिल है कंप्लीट जब होगा, तो ये आपने जो यहाँ से रिकवर की वो एविडेंस का जो मटेरियल था वो आपने किसको दिया, फिर उसने किसको दिया, फिर वो वहाँ पर लैब कौन लेकर गया, वहाँ पर किसने रिसीविंग दी, फिर वो जो वहाँ से रिसीव मिली वो किसने जाकर फाइल में लगाई, और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट थी वो किसने रिसीव की और कोर्ट में कैसे आई। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरी की पूरी जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये पूरी क्या कहलाएगी आपकी चेन ऑफ कस्टडी कहलाएगी। अगर इसमें ऐसा होता है कि मिस्टर ए ने बी को दिया और बी ने किसको दिया पता ही नहीं, फिर वो जो है वो लैब पहुंच गया, लैब में जब पता चला कि किसने रिसीव की, वहाँ पता लगा मिस्टर एक्स ने रिसीव की, वो पता ही नहीं। फिर जब वो वापस कोर्ट ऑफ लॉ में आएगा तो उसकी जो एविडेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो सिफर हो जाएगी, क्योंकि जब इस दरमियान में जो बंदा लापता है जिसका पता ही नहीं किसके पास थी, उसने मे बी के मटेरियल बीच में एक्सचेंज कर दिया, पॉसिबिलिटी है। पता चला आपने यहाँ से ब्लड स्टेट आर्ट दी थी, उसमें कोई दूसरा सैंपल था, लेकिन जो लैब पहुँचा वो दूसरा था। तो इस दरमियान में अगर चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक हो जाती है तो एविडेंस की वैल्यू पे फर्क पड़ जाता है, एविडेंस की वैल्यू 0 पे आ जाती है। और चेन ऑफ एविडेंस ये होती है, चेन ऑफ एविडेंस मिलाई जाती है आपस में। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स लापता हो गया, आखिरी दफा देखा जाएगा कि वो किसके साथ गया था, उस बंदे से जाके मिलेगी, जाहिर पुलिस बोलेगी आपके साथ था लास्ट टाइम थी, उसके बाद आपने उसको कहाँ कर दिया। अब वो बंदा कहता है कि मेरे साथ बात की थी, उसके बाद वो चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया। पुलिस कहाँ से ढूंढी उसको, चेन ऑफ एविडेंस कहाँ से आया। उसके बाद फिर वो पता करने की कोशिश करेगी कि अगर वो बंदा बताने में कामयाब हो जाता है कि जब मेरे से बात करके मिला था तो फला बंदे को मैंने देखा था कि वो उससे बात कर रहा था, फिर उस तक जाएगी पुलिस, उससे पूछेगी भाई आपके पास बंदा आया था, फिर उसके बाद वो लापता हो गया, कहाँ गया। फिर उसके बाद जो है तो पुलिस क्या करेगी, अगर बाद में किसी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान बंदे की कहीं से बॉडी फाइंड आउट होती है कि उसकी लाश मिली है, अब पुलिस ने इन दो लोगों को उठा लिया कि भाई आपके पास का लाश है, अब आप बताएं कि बंदा आपके बाद कहाँ गया। फिर उन्हीं बंदों से ये पता लगेगा कि लास्ट टाइम या तो उन्हीं में से कोई कल्प्रिट होगा, अव्वल तो उन दोनों में से कोई एक बंदा कल्प्रिट होगा, या उन दोनों में से ही कोई एविडेंस ऐसी आएगी जो ये इंडिकेट करेगी कि वो उसके साथ जो बंदे के साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ है उसमें कौन सा थर्ड पर्सन हुआ। कभी कभी क्या होता है कि घर से बुलाकर ले गए, उसके बाद बंदा नहीं वापस आया। अब घर से कौन बुलाकर ले गया, पुलिस पहले उसको जाकर बताओ भाई आप बुलाकर ले गए थे, बंदा लापता है, अभी वो उससे इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि 2-3 दिन में पता लगता है उसकी तो बंदे की कोई से लाश मिली है। अब क्या इस दरमियान में ये जो इतना बड़ा गैप आ जाता है उसको कवर कर किए बगैर कोर्ट में जो पुलिस है कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। अगर वो 2 बंदे कोर्ट में चले भी जाते हैं लेकिन उनसे अगर कोई लिंक नहीं मिलता उसको
मिसाल के तौर पे इनको तो आपने 4 तारीख को पकड़ा, लेकिन बॉडी फाइंड आउट हुई 6 को, और जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है पता चलता है कि उसकी जो डेथ हुई है बंदे की वो 5 तारीख को, यानी 4 को आपने पकड़ा, 2 दिन आपके पास बंदे थे और बीच में किसी ने मारा वो तो नहीं थे उसको, या कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आ जाते हैं लोग तो आप उनको ही चालान करके पेश करते हैं, तो आप कुछ प्रूफ नहीं कर सकते जब तक आपकी चेन ऑफ एविडेंस कंप्लीट नहीं होती। यानी जब तक वो बंदा नहीं मिल जाता जिसके साथ जो बंदा मारा गया है उसके साथ आखिरी दफा जो उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो उसको आखिर में लेकर गया, तब तक आपकी चेन ऑफ जो है वो एविडेंस कंप्लीट नहीं होती। और कोर्ट ऑफ लॉ में किसी के भी अगेंस्ट में कुछ भी प्रूव करने के लिए आपके पास चेन ऑफ एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। क्रिमिनोलॉजी हमारी जो आजकल लोग कहते हैं क्रिमिनोलॉजी जो है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ, ये पार्ट ऑफ लॉ नहीं है। क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी करती है किस चीज़ को, कि साइकोलॉजिकली बंदा जो है ये एक सोशल साइंसेस का ही हिस्सा है, लेकिन इसका काम जो है वो क्रिमिनलिस्टिक के साथ नहीं है कि क्राइम का हुआ, उसकी एविडेंस कैसे हुई, उसको कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में लिखा है। क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर्स और साइकोलॉजिकल जो एंगल होता है बंदे का उसको स्टडी करती है। और क्रिमिनलिस्टिक्स क्या है, द साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस फॉर द लीगल पर्पस। तो दोनों क्या है, अलग चीजें। अच्छा, अब इसमें केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स आ गई। फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल एविडेंस है इसमें हमारे पास यूनिट कौन कौन से हैं? बायोलॉजी यूनिट से, बायोलॉजी यूनिट के 2 हिस्से होते हैं, मैंने आपको बताया ना, एक तो सीरोलॉजिस्ट हो गया जो डीएनए एग्जामिनेशन करेगा, बॉडी सीरम का जो है वो करेगा, और उसके बाद हम और क्या भेज सकते हैं, ब्लड इसलिए करता हूँ, उसके बाद भेजते हैं वो हमें ब्लड ग्रुप बताएगा, ब्लड की टाइप को आइडेंटिफाई करेगा। फायर आर्म यूनिट का काम जो है वो बैलिस्टिक के साथ है। और डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन यूनिट का काम क्या है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होगा हमारे पास वहाँ पे, और उसके अलावा सिग्नेचर को आइडेंटिफाई वगैरह करना, कंपैरिजन करना, वो सारा करेगा। और फोटोग्राफी यूनिट का काम क्या है कि वो जो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं क्राइम सीन से, वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स को एनालाइज करेगा और देखेगा कि कोई एविडेंस कहीं छूट गई है तो वो कहेगा भाई ये चीज़ आपने वहाँ से क्यों करी, तो वो क्राइम सीन को सिक्योर किया जाता है, वहाँ से कनेक्ट की जा सकती है। तो टॉक्सिकोलॉजी यूनिट का काम है कोई अगर किसी की डेथ जो है वो जहर से हुई उसको देखें। फिर फिंगरप्रिंट यूनिट हमने डिस्कस कर लिया। पॉलीग्राफ जो है ये भी एक न्यू इमर्जिंग साइंस है, जिसके अंदर क्या पता चलाते हैं, पॉलीग्राफ के बारे में आप पूछना कि भाई झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इस तरह का पॉलीग्राफ तो मशीन के ऊपर बिठा देते हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, ये पॉलीग्राफ यूनिट क्या है। अच्छा, वॉइस प्रिंट एनालिसिस, ये एक न्यू जो है एक टाइप आई है फॉरेंसिक की। अभी हमारे पास पता नहीं पाकिस्तान में इस पर टेक्नोलॉजी काम कर रही है नहीं करी, लेकिन वॉइस प्रिंट भी होता है ना। वॉइस प्रिंट क्या है, अच्छा मिमिक्री करके लोग आवाज़ मैच करते थे, लेकिन जब हम उसके वॉइस प्रिंट को मैच करेंगे तो हमें पता लगेगा कि बंदा असली वही बात कर रहा था या कोई दूसरा बात कर रहा था। यानी वॉइस प्रिंट मैच से क्या होता है, आप जब बात करें तो आपकी आवाज़ जो है वो एक खास प्रिंट पैदा करेंगे और एक खास उसमें वेव्स क्रिएट होंगे। और जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या कोई हमारी बात रिकॉर्ड कर रहा होगा तो उसमें हमारी जो वॉइस की जो एक प्रिंट है वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अब क्या है कि कोई शख्स कोर्ट में आके कहता है भाई ये देखिए इसका अपना स्टेटमेंट है, इसकी वॉइस उसकी रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग। अब वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर फिर आता है कि नहीं जी ये तो मिमिक्री करके किसी ने, आपको पता है लोग मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने का कॉन्फ्री करते हैं, लेकिन मिमिक्री कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपके वॉइस जो प्रिंट है उसके साथ मैच करे। फिर उसको वॉइस प्रिंट एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, उस वॉइस रिकॉर्डिंग और ऑथेंटिकेशन, क्या वाकई उसी बंदे की आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है, ठीक है। तो एक ये यूनिट होता है और एविडेंस कलेक्शन यूनिट होता है, जहाँ पर सारी एविडेंसेस लाई जाती है कि वहाँ से डिफरेंट यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। फॉरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर आप देखिए जब कोई नशे की हालत में बंदा पाया जाता है या अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो एकदम अचानक उसकी तबीयत खराब होती है, उसको ऐसा शक होता है कि मुझे कोई मेरे साथ जो है वो कोई मुझे कोई जहर देने की कोशिश की गई है, वहाँ पर वो ब्लड का और जो यूरिन का जो है वो सैंपल वगैरह लेंगे
और फॉरेंसिक पैथोलॉजी के बाद भेजा जाता है कंफर्म करने के लिए। और फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये भी डील करती है कि जो क्राइम सीन है उसको डेवलप करने के अंदर इसका काम होता है। ठीक है, अच्छा ये हमारे वाले नहीं सारे डिपार्टमेंट, ये यूएस के हैं, असल में जो इंटरनेशनल टाइम में ना। अच्छा वाई देयर आर मोर क्राइम लैब्स, क्यों है? अभी हमने कितनी सारी यूनिट्स की बात की है। अच्छा जो हमारे पास कराची के अंदर फॉरेंसिक डिवीजन है वो है एक ही लैब और उसमें डिफरेंट यूनिट्स बने हैं। जैसे हमारे पास क्लासरूम्स है, कॉलेज तो एक ही है, क्लासरूम बहुत सारे बने हैं, ऐसे ही वहाँ पर यूनिट बने जिसमें कौन कौन सा है, फिंगरप्रिंट यूनिट है, बैलिस्टिक यूनिट है, डिजिटल फॉरेंसिक्स का यूनिट है, और उसके अलावा क्राइम सीन डेवलपमेंट का भी है, उन्होंने वहाँ पर सर्विस वगैरह रखे हुए, और फोटोग्राफी का भी है। अब ये यूनिट्स वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे जब हम लोगों ने विजिट किया था। हम लोग कितने हैं, इसकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो है क्या होता है कि हम साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर रिलाय अगर करते हैं, आई विटनेस के मुकाबले में उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं तो दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो हमारी जो एविडेंस है उसको हमने ऑथेंटिक प्रूव करना, और ऑथेंटिक प्रूव करने के लिए हमें गवाही चाहिए न्यूट्रल किस्म की, और वो कहाँ से आएगी, वो एक्सपर्ट की तरफ से। इसलिए फॉरेंसिक यूनिट्स बनाए जाते हैं, और कोई भी एक शख्स सारी की सारी जो क्राइम सीन के ऊपर एविडेंस है उसमें सारी चीज़ों में कोई एक बंदा माहिर नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, और ताकि एविडेंस जो है उसको इजीली जो है एग्जामिन किया जा सके। अब अगर एक ही लैब बना दी, उसमें डिफरेंट यूनिट बनाए, तो सारी की सारी जितनी भी एविडेंस है वो सारी मिल सकती है। तो एक ये भी रीज़न होता है। दूसरी रीज़न ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टाइज किस्म का बंदा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट हमें जो ओपिनियन दे सके, इसके डिफरेंट जो है यूनिट्स बनाए जाते हैं। इस लिखा हुआ है ना, स्टेज राइजिंग इंक्रीज इन क्राइम रेट स्पेशली ड्रग्स, although number of violent and property crime have been decreasing in the last 15 to 20 years। इसकी वजह क्या है कि अभी जो हमारे पास जो अक्यूज है वो बहुत चालाक है। अभी हमारे पास जो अक्यूज है उसको हमने जब ग्रिप करना है फॉरेंसिक एविडेंस के जरिए, तो हमें बहुत चालाक लोगों के साथ जो है हमारा पाला पड़ सकता है, जो कोशिश ये करेंगे कि हमें कोई एविडेंस ना मिले। तो जो क्राइम लैब में हमारे पास चीज़ें भेजने के लिए होगी वो कम होगी, यानी एविडेंस का नंबर कम होगा, और उसका ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर साइंटिफिक जो है रीजन के साथ है। ठीक है, फर्स्ट पुलिस क्राइम लैब इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। तो हिस्ट्री आ गई साथ, हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसको डिस्कस करने के लिए। अच्छा जी, जाती है तो उसमें 2 दिन जो है वो मेथड इस्तेमाल होती है। ठीक है, रीजनिंग होती है। उसमें रीजनिंग क्या होती है कि जब आप किसी भी क्राइम के बारे में सोचते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर किस तरह का क्राइम, इस तरह का जो क्राइम हुआ है इसमें किस तरह की एविडेंस हमें मिल सकती है। यानी उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ क्रिमिनल बनना पड़ता है। यानी आप सोचेंगे कि अगर मैं ये क्राइम करूँ तो मैं ये क्राइम कमिट करने के लिए मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँगा या करूँगी। ठीक है, उसमें फिर हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिडक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें से 1 बाय 1 एक करके डिडक्ट करना शुरू करते हैं। ये नहीं है, ये क्राइम यहाँ पर हमारे में ये एविडेंस ही नहीं, इसको माइनस कर दें। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। यानी जब आप सबसे पहले एक किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर उसमें से 1 बाय 1 जितने भी एप्रीहेंशन हैं या जो भी एक आप सोच सकते हैं कि ये तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई जैसे कोई दीवार गुलाम कह सकता है, फिर आपने देखा दीवार तो बहुत ऊंची है या दीवार के ऊपर जो है वो करंट लगा हुआ है, तो दीवार तो नहीं गुलाम गया होगा। और वहाँ पर अगर आपने देखा कि वहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आता है, एविडेंस नज़र नहीं आती है कोई दीवार गुलाम गया है,
फिर आप इसको क्या कर देंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे। फिर कैसे बंदे की एंट्री घर के अंदर। अब आप कहते हैं कि फिर इसका मतलब बंदा दरवाजे से आया होगा, फिर आप देखते हैं कि दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है या अंदर से उसकी कुंडी खुली हुई थी या नहीं खुली हुई थी। तो जैसे आपको एक आपको याद होगा, एक क्राइम हुआ था रिसेंटली जिसमें पता चला था कि उसी घर के एक बच्चे ने सारे अपने घर के लोगों को कत्ल कर दिया। उसको पुलिस ने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि जब पुलिस को जो है वो कॉल आई तो सबसे पहले तो उसी बच्चे ने ही कॉल की पुलिस को। जब पुलिस आई तो अंदर से कुंडी उस बच्चे ने खुली, दरवाजा खुला हुआ नहीं। जब पुलिस ने सारे क्राइम सीन को ऑब्जर्व कर लिया तो पुलिस ने कहा कि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की जो है वो एविडेंस नहीं मिल रही, यानी ना कोई फुटप्रिंट मिल रहा है। अगर फिंगरप्रिंट्स हैं तो वो सारे घर के लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं, इंक्लूडिंग दैट बॉय, उस लड़के के फिंगरप्रिंट भी मौजूद है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की फिंगरप्रिंट्स हैं। और ये कि जब हम मतलब पुलिस वालों का कहना था कि जब हम लोग आए वहाँ तो कुंडी जो थी वो इस लड़के ने खोली, अंदर से कुंडी भी बंद थी, इसका मतलब ये है। और दरवाज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का दरवाज़ा था, तो दरवाज़ा टूटा हुआ भी कहीं से नहीं था। फिर उन्होंने दीवार चारों तरफ से देखी तो पता चला ग्रिल लगी हुई थी घर के ऊपर से। और जब वो छत की तरफ गए उन्होंने देखा कि छत के ऊपर जो दरवाज़ा है वो भी अंदर से लॉक लगा हुआ और छत के ऊपर से आने का भी कोई मतलब ऐसा इम्कान नहीं है कि कोई छत से कूद कर आ गया होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई ऐसा शख्स है जिसने ये मर्डर किया, यानी उसमें माँ बाप बहन भाई सबका मर्डर हो गया सिवाय उस लड़के। उससे पूछा गया पहले तो उसने कहा कि नहीं वो डाकू आए थे और मैं चरपाई के नीचे छुप गया था, मैं बच गया, इसलिए उन्होंने सबको मार दिया। जब घर की पूरी तलाशी ली गई तो घर में से कुछ भी चोरी हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई किस अरेंजमेंट्स नहीं की। क्योंकि जब कोई बाहर से अगर बंदा आपके घर में एंटर होता है तो चोरी करना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो तो अलमारी भी खोलेगा, ये भी खोलेगा, वहाँ से भी चोरी करेगा। और घर को जब देखा तलाशी ली तो वहाँ से कुछ भी चोरी हुआ नहीं है, पैसे भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो इवन मोबाइल फोन्स भी रखे हुए सब। तो वो कैसा चोर था जो आया लोगों को कत्ल करके चला गया और उसने कोई चोरी भी नहीं की। और उसका कहना ये था कि भाई और जो मर्डर हुए हुए थे वो एक पिस्टल के जरिए हुए। फिर बहुत ज़्यादा जो है वो जब बहुत ऑब्जर्व करने के बाद में फिर सबने क्राइम लैब वालों ने सबने मीटिंग की, उन्होंने कहा नहीं ये एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये लड़का जो घर के अंदर मौजूद है इसने मर्डर किया है, या फिर कोई था जो भी था वो भी इन्हीं के घर का ही फर्क था जिसने, या फिर इन्हीं जो मर जाने वाले हैं इन्हीं में से किसी एक ने सबको मार के खुद को मार दिया, मारना जा सकता है ये। फिर उसके बाद उन्होंने उस लड़के को जब अरेस्ट करके उससे इन्वेस्टिगेशन की तो वो उसको आराम से थोड़े टाइम के बाद ब्रेक हो गया। फिर उसने बताया उसकी ही बताने फिर जो है वो जो बटन एक बना हुआ था इस तरीके से उसको खोला तो अंदर उसने पिस्टल लॉन्च कर दिया। उसमें घर से चोरी हो गई। घर वाले सारे सुबह में मदर जॉब करती थी, फादर जॉब करता था, बहन भाई सारे स्कूल चले जाते थे, ठीक है, तो घर सुबह में लॉक होता था, राइट। जब घर पे सब वापस आते हैं तो घर से चोरी हो चुकी है, यानी पैसे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। ना कोई डिसअरेंजमेंट है, यानी अलमारी में कपड़े जैसे तय हुए हैं तो वैसे के वैसे तय हुए हैं, राइट। उसके अलावा ना कोई ताला टूटा है, ना मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई आया है। पुलिस ने कहा भाई ये इस तरह उसके जो बंदा था वो इंजीनियर था और जो उसकी बंदी थी वो भी कहीं जॉब करती थी, कोई लेक्चर थी, टीचर थी, वटेवर। उन्होंने कहा कि हम सुबह जब जॉब पर गए थे सब चीज़ पैसे भी गए, हर चीज़, बच्चे सारे स्कूल चले गए थे। एक बच्चा उनका यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जो बड़ा था सबसे पहले, वो यूनिवर्सिटी चला गया था, कोई भी नहीं था करता। अब उनका कहना ये था कि चाबी हमारे पास है, हमारे बच्चों के पास चाबी नहीं है। तो सबसे पहले तो जो मदर थी उसका कहना था कि सबसे पहले मैं ताला खोलूंगी, चाबी तो मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास। लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कि कोई दूसरा चाबी बनवा ले, घर का बंदा। आपने चाबी ला के घर पे रखी है तो आपके घर का कोई भी फर्द उस चाबी को ले जाकर कॉपी बनवा सकता है ना, ऐसा पॉसिबल तो है, मुमकिन है ऐसी। अब भाई पुलिस ने पत्थरमारी की, फिर आखिर उनको यही समझ आया इस घर में से किसी की हरकत है। भाई ताला तो तोड़ता ना, कोई अजनबी शख्स आता तो ताला तोड़ता, मतलब चाबी थी उसमें, बगैर चाबी के तो ताला नहीं खुल गया। तो वो भी वही पता लगा उनका
घर का जो बड़ा बेटा था वो इन्वॉल्व था, उसने अपने घर वालों से वर्ल्ड टूर के लिए पैसे मांगे तो पैसे नहीं दिए, हमारे पैसे ऐसे नहीं है, तो उसने कहा मैं ऐसे अरेंजमेंट कर दूंगा तो उसको जेल का टूर खाना मिला, फिर जेल की दुनिया देखी उसने जाए। बहरहाल फिर वो उस बंदे ने जो है कहा कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चोरी की है। अब उसके पास चाबी भी थी और उसके बाद जाहिर सी बात है उसने हर रूम की चाबी बनवाई थी, हर अलमारी की चाबी उसने बनवा ली थी और उसने बड़ी मेहनत की, स्लोली ग्रेजुअली सारी चाबियाँ बनवाई, ताला कोई भी नहीं टूटा था घर का। अब उसके हस्बैंड और वाइफ को दोनों को बिठा के पुलिस ने कहा भाई या तो आप छोड़े या आप छोड़े, आप दोनों में से अगर कोई नहीं है तो फिर आपके बच्चों में से कोई छोड़े, अब आप बताएं कि आप दोनों हैं या किसी और को पकड़े। वो हालांकि पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन बहरहाल पुलिस ने कहा कि हमें शक है, आप हमें इन्वेस्टिगेशन करने दें। फिर वो सारा माल पानी भी रिकवर हुआ, उसके किसी दोस्त के घर पे रखा हुआ था, उसी ने बताया कि वहाँ रखा हुआ है। कुछ पैसे कम मिले पर बहरहाल सामान रिकवर हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको सर्कमस्टेंसेस क्या मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक क्लियर हुआ, कुछ समझ आया? अच्छा, थोड़े क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। आप में से किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन आ रहा हो? नहीं, वो उसकी आपकी जो सिम है ना, आपकी जो सिम है वो मुसलसल सिग्नल अपने सर्वर को तो सेंड कर रही है ना, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास मोबाइल की सिम है, अगर आपने सिम निकाल दी, उसका EMI है, EMI जो है वो आपका, अच्छा अभी एक और भी किस्म मोबाइल है जो बगैर सिम के काम करता है, लेकिन अगर आपकी सिम कार्ड है, सिम है, आपने निकाल दी सिम, लेकिन सिम की जो है वो उसके अंदर एक सिस्टम ऐसा होता है जो मुसलसल कंटिन्यूस से सिग्नल्स निकलते हैं, जो सिम है, सिम कार्ड। बाकी जो मोबाइल फ़ोन है उसका EMI ट्रेस करते हैं। उसका तरीका ही होता है कि अगर बंदे ने क्या किया कि सिम निकाल के और मोबाइल फ़ोन जो है वो कहीं फेंक दिया, किसी को मिला, उसने जाकर बाजार में बेच दिया, या खुद यूज़ करने के लिए अपनी सिम अंदर इंसर्ट की, और जैसे ही सिम इंसर्ट करेगा तो उसकी जो है वो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन आ जाएगी कि भाई इस EMI वाला मोबाइल फ़ोन एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब इस सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि वो वैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं जियोफेंसिंग के जरिए। और अगर सिम कार्ड निकाल कर भेज दिया है तो जो सिम कार्ड है, अभी मैंने जो बताया था ना कि अभी उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए वो, अगर आपकी सिम निकली हुई होती है तो क्या होता है कि वो उसको फिर भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो सिम है वो मुसलसल सिग्नल सेंड कर रही है, कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी जो सिम कार्ड है वो मुसलसल फिर भी जो है वो अपने सर्वर के साथ कॉन्टेक्ट में होता है, तो उससे वो कर लेते हैं आइडेंटिफाई आराम से। और किसी के ध्यान में कोई सवाल आ रहा है? जी, हाँ, वो मैं आपको ऐसा करती हूँ, वो मैं आपको मेरे पास एक प्रेजेंटेशन उसमें दिखाती हूँ कैसे क्या होता है कि हर क्रिस्टल का अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसकी जो बैलिस्टिक होती है, जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी पिस्टल का हॉल मिलता है, हर हॉल के ऊपर उसकी अपनी पिस्टल के प्रिंट्स आते हैं। वो क्या होती है, जो बंदूक की नाली होती है, एक उसके अंदर जो है वो एक प्रिंट होता है। चाहे एक ही कंपनी से 100 पिस्टल्स बनेंगी ना, तो उनकी अपने जो है वो अलग प्रिंट्स होंगे। नहीं, अंदर जो है वो एक, आप देखें ना, ये जो लोहा है, मिसाल के तौर पर अगर कोई लोहे की चीज़ हो, या ये जैसे इवन ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर आपको लग रहा है ना बिल्कुल फिनिशिंग है, लेकिन फिर भी इसके प्रिंट्स हैं। इसी तरीके से चाहे कितनी भी फिनिशिंग होती है, मैं आपको निकाल के बताती हूँ, मेरे पास है बैलिस्टिक वाली, तो बैलिस्टिक वाली जो है वो फिर कर देना स्लाइड, उसके अंदर हमारे पास कंपैरिजन वाली होती है, मैं वो निकाल देती हूँ, यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ। और एक और चीज़ होती है फाइल पिन।
फायरिंग पिन का पता है आपको, जो पिस्टल के अंदर होती है, ठीक है। वो जो फायरिंग पिन होती है वो हर जो भी पिस्टल होती है वो डिफरेंट उसके ऊपर जो है जाकर हिट करती है, उसका भी एक प्रिंट होता है। मैं एक दिन आपको वो दिखाता हूँ। कैंपस में पानी करना है इसका प्रिंट मैच नहीं होगा। और क्या करते हैं, सैंपल फायर करते हैं, एक पहले जो है वो खाली फायर करके वो खोल ले लेते हैं, फिर उसको जो है कंपैरिजन माइक्रोस्कोप होती है उसमें दोनों को जो है वो दोनों का प्रिंट जो है डालते हैं, फिर वो उसको कंपेयर करती है। देखिए ये है ना, तो हर उसके जो पिस्टल होती है हर पिस्टल के अपने प्रिंट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के प्रिंट्स होते हैं, फिंगर प्रिंट होते हैं, इसका जो है बैरल का अपना प्रिंट होता है, और उसके अलावा फायरिंग पिन का अपना प्रिंट होगा। जैसे एक मिनट इसमें देखते हैं, अगर कोई कुर्सी हमारे पास, ये देखिए ये है, ये फायरिंग पिन का जो है प्रिंट ऐसे होता है। ये देखिए एक फायरिंग पिन ने देखिए कहाँ हिट किया हुआ है और दूसरी ने कहाँ हिट किया हुआ है। जब वो दोनों पिस्टल से फायर करके और जब दोनों के फॉल को ऐसे करके उल्टा देखा जाएगा, उसका और इसका प्रिंट मैच अगर हो जाता है तो मतलब एग्जैक्ट जगह के ऊपर उसकी जगह उसने हिट किया हुआ। फिर कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में भी उसको एग्जामिन करते हैं, एक तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, एक उसको फिर माइक्रोस्कोप से भी कंपेयर किया जाता है। अगर तो वो कंपेयर हो जाता है तो मैच हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास अगर कोई दूसरी स्लाइड हो तो जैसे ये है, ये मार्क्स अलग अलग है ना, किसी पे ऐसे मार्क्स होंगे, किसी की जो है वो जो इसका एरिया है उसके ऊपर इस तरह के मार्क्स आएंगे, किसी पर ऐसे आएंगे और किसी पर तो डिफरेंट मार्क्स होते हैं। यानी हर पिस्टल डिफरेंट अपने जो है वो मार्क्स रखती है। फायरिंग पिन का मार्क्स एक्सट्रैक्टर का मार्क होता है और उसके अलावा बैरल का मार्क होता है। तो ये सारे मार्क्स जो हैं वो एमटीज के ऊपर होते हैं और वो एमटीज को पहले जो है वो एक फाइल किया जाता है, फिर उसकी एंट्री ली जाती है पिस्टल की, और जो हमें क्राइम सीन से मिली है उन दोनों को आपस में मैच किया जाता है, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा जो है, लेकिन ये मैचेस है, ये डिफरेंट है। ये एक गोली जो हमें वहाँ से मिली उसका फॉल हो गया, और एक वो फॉल है जो हमने टेस्ट फायर किया। टेस्ट फायर से जो फॉल मिला दोनों को जब कंपेरिजन माइक्रोस्कोप में करके मैच हो, ये दोनों की लाइन्स एग्जैक्ट मैच हो गई, ये मैच वाला केस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो कार्ट्रिज को जो है वो भेजा जाता है, जहाँ पर वो उसको मैच करके बता देंगे ये एग्जैक्ट मैच होना है। हाँ, हर वेपन में होता है। हर वेपन को बैलिस्टिक को अपने पास पाकिस्तान के अंदर और हमारे पास कुछ समझने के बैलिस्टिक का तो अल्लाह का शुक्र है, बैलिस्टिक के मामले में हम बड़े कफी हैं। इसमें नजर क्या वाला देखा था, ये वाला और इसके और देखते हैं ये है कंपैरिजन हमारे पास माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें एंट्रीज को अलग अलग रखते हैं, फिर उन दोनों का जो प्रिंट है उसको मैच करते हैं, ठीक है। देखिए साइड बाय साइड इसको जो है वो मैच किया जाता है अलग अलग साइड से। चारों तरफ से गोल होती है ना, कार्ट्रिज आपकी जो है राउंड शेप में होती है, तो उसको साइड बाय साइड इस तरह से रख के दोनों को इस तरह घुमाते जाते हैं, उसको मैच करते हैं। तो ये इम्प्रेशन राइफलिंग इम्प्रेशंस कहलाते हैं। समझ आई? असल में पूरी जो आपको बैलिस्टिक जो है ये काफ़ी बड़ा एक जो है सब्जेक्ट है सेल्फ। अच्छा, कभी मुझे अगर टाइम मिलता है मैं अपने कैंपस में बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा तो फिर हम लोग जो हमारे कोर्स में ऐसे पढ़ते हैं। इसलिए डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो यूज़ होते हैं इस पर्पस के लिए। अच्छा, ये हमारे पास है जो चेक करने वाले कंप्यूटर्स, ये है ये बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन हमारे पास सिस्टम है वगैरह। इसमें ये दोनों चीज़ें, ये वाला माइक्रोस्कोप भी है और ये पूरा का पूरा एक मतलब सिस्टम है। इसको कहते हैं IBIS ट्रैक्स कहा जाता है ना, IBIS मशीन के नाम, ठीक हो गया। और किसी ने कुछ पूछना हो?
हो गया है, उससे टाइम कुछ पहले से पता चलेगा, कितनी देर पहले पता। हाँ ये उसके लिए क्या होता है, अच्छा ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो देखें, इसको हम कहते हैं कि पोस्टमार्टम चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम अर्ली और लेट चेंजेस होती है, जिसके अंदर जैसे लिवर मार्टस हो गया, लिवर मार्टस हो गया, ये चीज़ होती है। अब मैं ऐसा करती हूँ, आपको एक अटॉप्स उसके पोस्टमार्टम चेंजेस वाली जो है ना, वो आपको इसको भी निकालना पड़ेगा, तो हैंग हो जाता है, किसी भी प्रेजेंटेशन होगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, कि उसके अंदर कौन कौन सी